पढ़ाया था कि हमारी प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के अंदर बनती है मेरी प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का। जरा एक बार एनसीईआरटी पे देख लो, एनसीईआरटी हम लोगों को क्या कह रहा है, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, दैट फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर अप करके रखती है, मोस्टली फंजाइज में और प्लांट्स में। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से, और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज। वेरी गुड। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, ये हमारे सेल को सिर्फ और सिर्फ शेप नहीं प्रोवाइड कराती, हमारी सेल को मैकेनिकल डैमेज या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप के इन्फेक्शन से भी बचाती है। ये किसी सेल को एक दूसरी सेल से इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करती है, और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी सेल के अंदर एंटर ना हो जाए, इस चीज को भी प्रिवेंट करती है। एल्गी हैव सेल वॉल जो कि बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टेन, मैनेन एंड कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल मैंने आपको बताया था सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो सेल वॉल होगी वो प्राइमरी वॉल बोलेंगे, जो धीरे धीरे आपका डिमिनिश होगी, सेल मैच्योर होगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी वॉल, एंड सेकेंडरी वॉल अपने इनर साइड में एक और टर्शियरी वॉल का फॉर्मेशन कर देगी। फिर आता है मेरे पास मिडिल लैमिना, मिडिल लैमिना आपको बताया था कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, जो दो नेबरिंग सेल्स को आपस में अटैच करके रखने का काम करता है, which hold or glue the different neighboring cells together. The cell wall and the middle lamella, cell wall और जो middle lamella होता है may be ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्मेटा, सेल वॉल और मिडिल लैमेला आपस में कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, जो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को भी कनेक्ट कर सकता है। ये तो सेल वॉल के बारे में हुआ कंप्लीट। अब सेल वॉल के इनर साइड में मेरे पास क्या प्रेजेंट होती है, सेल मैम्ब्रेन। अब सेल मैम्ब्रेन क्या होती है, जैसे बच्चों हमारे पास सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, डेड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन मेरे पास सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर होती है। ये याद रखना है, हर एक सेल के अंदर पाई जाएगी, चाहे वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मेनली मिलके बनी होती है, द फर्स्ट वन इज प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज प्रोटीन, और किससे बनी होती है साक्षी, लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से। अब इसमें जो मेरा लिपिड वाला पार्ट होता है ना बच्चों, ये लिपिड वाला वो पार्ट है जिसको लगता है वाटर से डर, जिसको वाटर से डर लगता है, मतलब अपने आप को वाटर से दूर रखने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक नहीं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो वाटर लविंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफिलिक, है ना। यहाँ पे बच्चा क्या है हमारा, जो लिपिड वाला पार्ट है ना, ये लिपिड वाला पार्ट है मेरा हाइड्रोफोबिक, इसको वाटर से डर लगता है, तो ये अपने अरेंजमेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे रखेगा कि वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये अरेंजमेंट बना रखा है ना, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब ये मेरी ऐसे सेल मेम्ब्रेन है, ये जो येलो डॉट्स है दीज आर द प्रोटीन, और प्रोटीन कैसा पार्ट है यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो मतलब बाहर की साइड वाटर है और यहाँ पे भी बाहर की साइड वाटर है, अंदर कोई वाटर नहीं है, इसीलिए जो हमारा ये टेल वाला पार्ट है, टेल वाले पार्ट ने अपना इस टाइप से अरेंजमेंट कर लिया कि ये वाटर से अपने आप को बचा पाए। तो ये अरेंजमेंट है टेल का, किस लिए, ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट, हाइड्रोफोबिक पार्ट ने ऐसे अरेंजमेंट किया। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की बाहर की साइड या सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होंगे उनको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हम लोगों को मिलेंगे। ये समझ में आया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिविंग स्ट्रक्चर होती है, मेनली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और कितना लिपिड होता है, 40% लिपिड होता है और 52% प्रोटीन होता है, 8% बाकी दूसरे अदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब बात आती है कि मेरे को सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर
करना है, मतलब मेरे को सेल मेम्ब्रेन की पूरी स्टडी करनी है, उसकी डिस्कवरी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास कोई अच्छा सा एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए ना। यस तो मैम। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी यस कब मैम। पॉसिबल हो पाई? सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन के आया, तब मेरे पास पॉसिबल हुआ कि हाँ अब मैं सेल मेम्ब्रेन की भी स्टडी कर सकती हूँ। अब मेरे सामने क्वेश्चन ये आया बच्चों कि मैं सेल मेम्ब्रेन की स्टडी तो कर रही हूँ, लेकिन कौन सी सेल की मैं स्टडी करूं, कौन सी सेल की मैं स्टडी करूं? तो उसके लिए मेरे को चूज करनी थी कोई स्पेसिफिक टाइप की सेल। अब सपोज करो मैंने कोई अगर क्या किया, मैंने कोई नॉर्मल सी सेल उठा लिया, तो नॉर्मल सी सेल में मेरे पास प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनेलीज। तो हो सकता है कि जब मैं सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि अगर मुझे किसी भी चीज को स्टडी करना है तो स्टडी करने के लिए मेरे को उसको पहले अलग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा उसको वहां से। तो आइसोलेशन वाला प्रोसेस सबसे ज्यादा पॉसिबल मेरे को पाया गया आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, ना तो एंडो ईआर होता, ना ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना ही न्यूक्लियस होता। और हम लोगों को पता है तीनों स्ट्रक्चर मेरी कौन से स्ट्रक्चर होते थे, न्यूक्लियस के पास भी न्यूक्लियस डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मैं सेल मैम्ब्रेन को इसकी आइसोलेट करूंगी तो हो सकता है मैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन आइसोलेट कर लूं उसकी जगह, या फिर मेरे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन निकल के आ जाए। इसलिए हम लोगों ने सेल मैम्ब्रेन की स्टडी को आरबीसी के ऊपर किया, बिकॉज आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, वहां से सेल मेम्ब्रेन को आइसोलेट करना इजी था। इसके पीछे की स्टोरी समझ में आई क्यों मैंने आरबीसी को यूज किया सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए? यस मैम। चलो इतना समझ में आया, तो फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया 40% लिपिड होता है, 52% प्रोटीन होता है, लेकिन ये अमाउंट कांस्टेंट नहीं है। आपका सेल टू सेल और ऑर्गेनली टू ऑर्गेनली भी आपका लिपिड और प्रोटीन का अमाउंट वैरी कर सकता है, इसको कांस्टेंट नहीं समझना, एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है, ये वैरी कर सकता है हमारा। ठीक है, अब आता है हमारी सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए। पहला मेरे पास आए डेनियल मॉडल, डेनियल डेविशन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेरे को दिया था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में उन्होंने बोला कि आउटर साइड में तो मेरे पास प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, और वो भी कौन से वाले प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन। जैसे कि सैंडविच होता है ना, दो ब्रेड रखते हैं, ब्रेड के बीच में हम लोग क्या करते हैं? स्टफिंग कर देते हैं। तो स्टफिंग सारी की सारी क्या है? मेरे लिपिड है, लिपिड है सारी की सारी स्टफिंग, और ये प्रोटीन क्या है? ब्रेड है हमारा। ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिर रॉबर्टसन साइंटिस्ट है, रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने अपना मॉडल दिया और अपने मॉडल का नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दोनों मॉडल एग्जैक्टली सेम थे, बस डिफरेंस इतना था, इन्होंने बोला कि प्रोटीन जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन है, ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है। लेकिन रॉबर्टसन ने बोला कि ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होते, फाइब्रस प्रोटीन होता है, ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दोनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कहानी सुनाई और चले गए। फिर उसके बाद हमारे लास्ट साइंटिस्ट आते हैं सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट। इन्होंने मेरे को दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने बोला कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिपिड बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और लिपिड के अंदर प्रोटीन ऐसे लगते हैं जैसे कि मेरा आइसबर्ग्स का एक ओशन है, ओशन के अंदर मैंने आइसबर्ग्स बैठा दिए हो। प्रोटीन्स कैसे दिखाई देते हैं? लिपिड के अंदर आइसबर्ग्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब उसकी स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको ये बना रखा है यहाँ पे, ये मेरा लिपिड वाला ओशन पूरा, बिकॉज ये आपका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये पूरा का पूरा क्या है? ये सब मेरा लिपिड वाला पार्ट है। और इस लिपिड के अंदर ये देखो, ये मैंने प्रोटीन्स लगा रखे हैं, ऐसे बीच के बीच बीच में कहीं कहीं पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, कुछ एक्सटेंसिव और कुछ इंट्रिंसिक। ये ऐसे हम लोगों ने बोला इन्होंने। एंड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी बताई गई कि जो लिपिड होता है ना, उसका नेचर होता है क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर वो नेचर होता है कि कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं होता और कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं होता। एक होता है जैसे जेली लाइक होता है, पूरा सॉलिड भी नहीं है कुछ भी नहीं है। आपने कोई करो, कोई जेली उठा के लेके आओ और उस जेली के अंदर कुछ चीजें या फिर आलमंड्स लेके आओ और आलमंड्स को उसके अंदर क्या कर दो, डिप करा के देखो, तो उनके अंदर वो स्टिक हो जाएंगे पूरी तरीके से। वो स्टिक ऐसा, वो जो आपका जेली है वो तो लिपिड है, और उस लिपिड के अंदर आप लोगों ने प्रोटीन्स लगा दे, कुछ कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसी क्वासीफ्लूइड नेचर की वजह से एग्जैक्टली आएगा आपका क्वेश्चन ये कि लिपिड का क्या नेचर होता है। लिपिड का क्वासीफ्लूइड नेचर होता है, कंप्लीटली सॉलिड नहीं होता। अब क्वासीफ्लूइड नेचर है तो उसका मतलब हमारे जो प्रोटीन्स है उसके अंदर मूव भी कर सकता है, नहीं कर सकता है?
फ्लूइडिटी है उसके अंदर लिपिड में। अब मूव कर सकते हो तो कैसा मूवमेंट दिखाएंगे, लिटरल मूवमेंट दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मूवमेंट दिखाएंगे। अगर मेरे पास अभी ये लिपिड है, यहाँ पे मेरा प्रोटीन है, तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आ सकता है। सिर्फ लेटरल मूवमेंट पॉसिबल होगा हमारे प्रोटीन का। और अगर मेरे को लिपिड की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना है, अब आपको पता है लिपिड किससे बने होता है, फैटी एसिड से बने होता है। अगर मैं वहां पे सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ा देती हूँ, फ्लूइडिटी लिपिड की अगर इंक्रीज करनी है तो वहां पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी लिपिड की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। और फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी तो मेरे जो प्रोटीन्स है वो इजीली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट वहां पे दिखा सकते हैं। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट किसके लिए पॉसिबल होता है, हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वगैरह जब हम लोगों को कराने होते हैं उनके लिए जरूरी होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स प्रोटीन्स का। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्यों बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, ये सब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले तो। यहाँ तक बताओ, समझ में आया जितनी जितनी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ? Yes, ma'am. चलो, तक क्लियर है। फिर इसके बाद आता है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। तो उसका ट्रांसपोर्ट में दो मैकेनिज्म होता है। एक होता है मेरे पास बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से ट्रांसपोर्ट होंगे, जैसे मेरे गैस हो गया, वाटर हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि कैरियर प्रोटीन्स, पंप्स। कैरियर प्रोटीन को हम यूज करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराने में, पंप का यूज करता है ऑस्मोसिस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मतलब इसके अंदर क्या कराते हैं, कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से मैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराती हूँ, क्योंकि आपको पता है लिपिड तो हाइड्रोफोबिक है। अब लिपिड हाइड्रोफोबिक है, वो अपने अंदर से किसी भी हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरे पास कैरियर प्रोटीन होते हैं जो डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे किसी भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का अगर मेरे को मूवमेंट कराना होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल होती है या नहीं? Yes, होती है। ma'am. Yes, ma'am. सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है संतोष? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी मेम्ब्रेन? संतोष बताएंगे हमको। संतोष, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? जो सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करे ट्रांसफर होने के लिए, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। फिर आता है हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में लार्ज अमाउंट ट्रांसपोर्ट होगा, जनरली होता है। इसके अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट्स आ सकते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में आपको याद रखना है सिर्फ फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या होता है, अगर हमारा जो सेल है किसी भी सब्सटेंस को एनगल्फ कर रहा है सॉलिड फॉर्म में, सेल ईटिंग सॉलिड फॉर्म में है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे फेगोसाइटोसिस। और अगर सेल ईटिंग है लिक्विड फॉर्म में तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे पिनोसाइटोसिस। सिर्फ टर्म याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना इसमें। फिर एनसीईआरटी एक बार हम देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंचर ऑफ द या फिर डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में, जब मेरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया उसके बाद ही मेम्ब्रेन ये हम लोगों ने पढ़ा अभी। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी करी गई जिसके मेरे को पता चला 50% प्रोटीन होता है और 42% लिपिड होता है, ऐसी कुछ था ना। स्पेशली किसके अंदर स्टडी किया गया, ह्यूमन आरबीसी के अंदर स्टडी किया गया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉसिबल स्ट्रक्चर को पता लगा पाए। दीज स्टडीज शो दैट, इन स्टडीज से मेरे को क्या पता चला, सेल मेम्ब्रेन मेनली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। मेजर लिपिड जो होते हैं वो फोस्फोलिपिड की फॉर्म में होते हैं जो कि बाई लेयर, दो लेयर्स में अरेंज होते हैं। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स अरेंज है विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड। बाहर की साइड पोलर हेड बनाया हुआ था और अंदर की साइड क्या था हमारा, हाइड्रोफोबिक टेल जो इनर पार्ट में साइड था। ये क्या इंश्योर कर रहा था,
कि जो मेरा हाइड्रोफोबिक टेल है वो वाटर मीडियम से एक्वस मीडियम से अपने आप को बचा पाए। इन एडिशन टू फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड के अलावा यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। रेशियो जो होता है प्रोटीन और लिपिड का वो वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। देखो लाइन लिखवाई थी ना, अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरी सेल टू सेल एंड ऑर्गेनेलीज टू ऑर्गेनेलीज भी वेरी कर सकता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट क्या होता है हर्षिता? मैम आरबीसी। हर्षिता आरबीसी एग्जैक्टली, कि जो हमारी आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर 52% प्रोटीन था और 40% लिपिड था। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, की एक्सट्रैक्ट करना इजी है, और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब इंटीग्रल और पेरिफेरल कौन से हो गए? इंटीग्रल जो इनर साइड में प्रेजेंट है सेल के अंदर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल जो सेल के बाहर लेयर के ऊपर प्रेजेंट है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितना इजी उनको एक्सट्रैक्ट करना है। जो सेल के बाहर पेरीफेरी पे प्रेजेंट है उनको ऑब्वियसली बात है कि इजी होगा हमें हमारे लिए एक्सट्रैक्ट करना ना, जो सेल के अंदर एम्बेडेड है एज कंपेयर टू दोज प्रोटीन्स। तो पेरीफेरल कौन से होंगे? हमारे पेरीफेरल प्रोटीन्स होंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। लिख लो इस पॉइंट को यहाँ पे, पेरीफेरल जो लेयर्स पे प्रेजेंट होंगे दीज आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और इंटीग्रल प्रोटीन्स को ही इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं जो सेल के अंदर एम्बेडेड होते हैं। इंटीग्रल इज इंट्रिंसिक। यहां तक बताओ जल्दी से, सबको क्लियर है क्या? ऑल क्लियर? Yes, ma'am. ये हमारी स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को पहले बनाया दिया था। ये हमारा हेड वाला पार्ट, ये हमारा टेल वाला पार्ट, टेल को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म में है। ये हमारे अंदर एम्बेडेड इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इनके ऊपर ये कुछ ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की साइड प्रेजेंट है, और इनके ऊपर कुछ शुगर्स भी प्रेजेंट होती हैं, और साथ ही साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, लेबलिंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का सबसे इम्प्रूव मॉडल किसने दिया था? सिंगल एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने दिया था 1972 में, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर है वो क्या कर रहा है? एनेबल करा रहा है प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट। लिखवा दिया था मैंने पॉइंट आपको। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर जब हमारा कोई भी प्रोटीन मूव कर सकता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। The fluid nature of the membrane is also important for the point of view of function। मतलब हमारी जो लिपिड बाइलेयर है इसका क्वासी फ्लूइड नेचर हमको क्या पॉसिबल बनाता है? ये हमारे लिए सेल की ग्रोथ और इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशंस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सबको स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको स्टडी या फिर ये सारे फंक्शन पॉसिबल है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिपिड की क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। These are the important. Next आता है, one of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it। सबसे important हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। और हमको पता है मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमेएबल है, तो इसका मतलब ये सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही, some molecules present on either side of it, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कराएगी। many molecules can move अक्रॉस द मेम्ब्रेन, हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आसपास जा सकते हैं बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के। अगर उनको कोई एनर्जी यूज नहीं करना पड़ रहा है तो उसको बोलेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन अगर एनर्जी यूज करना पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होता है, एक होगा पैसिव और एक होगा एक्टिव। पैसिव में क्या करना होगा?
नो एनर्जी, और एक्टिव में मेरे को देना पड़ेगा एनर्जी। अगर मैं आपसे बात करूं पैसिव और एक्टिव में कौन फास्ट होगा, फिर ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं हम मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह, तो जिसमें एनर्जी लग रहा है वही फास्ट होगा ना। यस मैम। बोलो। यस मैम। तो ऑब्वियसली हमारा एक्टिव वाला फास्ट होगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हम लोगों को समझ में आया। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जितने भी मेरे न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, मतलब वो ना हाइड्रोफोबिक है ना हाइड्रोफिलिक है, वो डायरेक्टली हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकता है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वाटर भी हमारा मूव कर सकता है, और जब वाटर मूव करता है हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास, देखो पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं पास हो सकते हमारा, क्योंकि नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर हमारे पास वहां पे प्रेजेंट है। एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर लिपिड लेयर के अंदर से पास नहीं हो सकता, तो उसको पास होने के लिए मेरे को क्या कराना पड़ेगा? स्पेशल टाइप के कैरियर्स की जरूरत होगी, स्पेशल टाइप के कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होगी मेरे को पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कराने के लिए सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। तो उनको क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन्स टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अपना ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, a few ions और molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, और अगर कोई भी चीज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही है तो ऑब्वियसली बात है वहीं पे मेरे को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, और उसी प्रोसेस को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने का मतलब क्या होता है बच्चों? इफ आई एम गोइंग अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर मैं अप हिल ट्रांसपोर्ट भी इसको बोल सकती हूँ। अगेंस्ट concentration gradient, लोअर टू हायर। एग्जैक्टली। अगर मैं कहीं पे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड जा रही हूँ उसको बोलते हैं कि मैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही हूँ, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अप हिल ट्रांसपोर्ट। हिल्स पे, माउंटेन्स पे नीचे से ऊपर की साइड चढ़ रहे हो तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना एज कंपेयर टू ऊपर से नीचे आ रहे हो। गए हो कभी माउंटेन्स पे ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए? Yes. तो जब माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ते हैं तब तो कितनी एनर्जी लगती है, कितनी थकान होती है, लेकिन ऊपर से जब नीचे आ रहे होते हैं तब कोई थकान नहीं होती हम लोगों को, इसका मतलब वहां पे एनर्जी नहीं लगती है। अब फिर जाते हैं तब एनर्जी लगता है। तो ये पॉइंट्स है हम लोगों के कुछ जो एनसीईआरटी लिखती है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब हम लोग ने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, अब हम सेल के अंदर एंटर हो गए हैं। अब सेल के अंदर सबसे पहले मेरे को क्या देखने के लिए मिलेगा जैसे ही मैं सेल के अंदर एंटर हुई? तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स मेरे को देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम प्रोकैरियोट्स का फीचर है या फिर यूकैरियोट्स का? किसके अंदर पाए जाएंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही पाए जाएंगे। अब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मेरी सारी की सारी कौन सी ऑर्गेनेलीज आएंगी? ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो इसका मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मेरा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, वो ऑर्गेनेलीज मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है कोऑर्डिनेशन मैनर में।
कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक फंक्शन जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलके परफॉर्म करती हैं, ऐसे सिस्टम को, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेरा नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, ट्रेकिया आ जाता है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, देन लीवर, एल्वेलाई, तो ये सब मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए मैंने इसको बोल दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। ऐसे ही मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी की पूरी, जो पूरा, जिसमें मेरा आपका बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक और लीवर, आपका पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलके सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो तब मैंने इसको जाके सिस्टम बोला, राइट और नॉट। Yes, तो ma'am. यहाँ पे भी मेरा क्या हो रहा होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी सम ऑर्गेनेलीज जिनके पास मेम्ब्रेन्स है, have membrane and they perform a function, कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इन कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट मैनर में जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब क्वेश्चन आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आएंगी। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ER, ठीक है। फिर आएगा मेरे पास गोल्जी बॉडी, देन लाइसोसोम, एंड देन वैक्यूल और वेसाइकल्स। सिर्फ ये 4 ऑर्गेनेलीज मिलके बनाती हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं लिया है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं लिया अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं लिया मैंने। बोलो क्यों मैंने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं लिए, बिकॉज Ma'am, माइटोकॉन्ड्रिया का double फंक्शन, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मैम्ब्रेनस तो होता है, 2 मैम्ब्रेन होती है उसके पास, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, बोलते हैं एटीपी बनाने का काम है। अब उसको एटीपी बनाने का फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट नहीं कर सकते, गोल्जी बॉडी से नहीं कर सकते, लाइसोसोम, मतलब ये चारों की चारों ऐसी हैं जिनका एटीपी से कोई लेना देना है ही नहीं, वो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली करेगा, एज क्लोरोप्लास्ट भी है वो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली करेगा। ये 4 ऐसी ऑर्गेनेली है मेरे सेल के अंदर जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं फंक्शन करने के लिए, इसलिए ये सारी के सारी मिलके बनाती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आया समझ में। Yes, ma'am. तो नोट बना के लिख लो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम। क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, बिकॉज नॉट इन्वॉल्व, बिकॉज वर्क इज नॉट कोऑर्डिनेटेड, यही ना, क्योंकि इनका काम कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, जो कि है मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सिंपल सिंपल वाली चीजें पढ़ेंगे जो हमारा एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऑब्वियसली बात है, सिर्फ और सिर्फ मैं उसको नेकेड आई से कभी नहीं देख सकती। कहां पे विजिबल होगा ये मेरे को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हमारे साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट बना देता है ये। एक होता है मेरा ल्यूमिनल पार्ट और एक होता है मेरा साइटोप्लाज्मिक पार्ट। ल्यूमिनल पार्ट
और साइटोप्लाज्मिक पार्ट में ER डिवाइड कर देता है साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट्स में. द फर्स्ट वन इज ल्यूमिनल एंड द सेकंड वन इज साइटोप्लाज्मिक. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगी. कुछ स्ट्रक्चर्स तो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर भी बनवाओगे अभी. कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखने के लिए मिलेंगी, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखने के लिए मिलेंगी. क्या क्या नाम होता है इनका? दिस वन इज नोन एज ट्यूब्यूल, दिस इज सिस्टर्नी एंड दिस वन इज वेसिकल. ट्यूब्यूल आपका मेनली कहां पे पाया जाएगा? RER में. व्हाट इज RER? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, RER और SER. ठीक है. और सिस्टर्नी कहां पे पाया जाएगा? मेनली इन SER. अब जरा इसके एक बार स्ट्रक्चर देख लो. ये एक सेल है. सेल के सेंटर में क्या होता है? क्या होता है सेल के न्यूक्लियस. सेंटर? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप होता है. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये आपका ओरिजिनेट हुआ है कहां से? कुछ नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप की इन्वेजिनेशन से आउटसाइड में से. ये तो मैंने बना दिए ट्यूब्यूल्स. ठीक है. These are the cisternes and these are the vesicles. ये सारा समझ में. अब मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होंगे राइबोसोम, तो सरफेस कैसा बन जाएगा? रफ बन जाएगा, नहीं बन रफ. जाएगा? यस मैम. एग्जैक्टली. तो इसलिए उसको बोल देंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर ना? यस. चलो अब इनके जरा एक बार फंक्शन देख लेते हैं. RER का फंक्शन समझ लो, SER का फंक्शन समझ लो. RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो क्या होता है यहाँ पे? जो हमारे इसके प्रोटीन के फोल्डिंग्स होते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग पाए जाते हैं इनसाइड द ल्यूमन ऑफ RER. और RER के पास राइबोसोम है, तो इसका मेन काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का. और वो प्रोटीन कहाँ पे पाया जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो ल्यूमन प्रेजेंट होगा. ल्यूमन क्या होता है? ये इसके बीच वाला जो पूरा पार्ट है ना यहाँ पे, इसको हम ल्यूमन बोलता है. इसी के अंदर ऐसे प्रोटीन के फोल्डिंग्स पाए जाएंगे. ठीक है. तो ये होगा हमारा. SER का काम क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस करना या फिर स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करना. एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो हमारा, जितनी भी लीवर सेल्स होती है ना, लीवर सेल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ SER पाए जाते हैं. लिखो इतने सारे पॉइंट्स.
हो गया? अरे Yes, sir. बच्चों, थोड़ा Yes, सा तो ma'am. एक्टिव रहा करो ना क्लास में। एक्टिवनेस नहीं होगी तो क्लास बोरिंग हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद नेक्स्ट कौन सी ऑर्गेनेली आएगी मेरे पास? गोल्जी Golgi बॉडी। body. Golgi body. लिखो गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था कौन से साइंटिस्ट ने? कैमिलो Golgi. गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इसके साइज पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास गोल्जी बॉडी के अंदर दो सरफेस प्रेजेंट होता है। एक होता है इसका कॉन्वेक्स सरफेस और एक होता है इसका कॉनकेव सरफेस। अभी डायग्राम बना के समझाऊंगी कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या आता है। जो मेरा कॉन्वेक्स सरफेस होता है ये वो सरफेस है जो टुवर्ड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। और कॉनकेव सरफेस वो सरफेस होता है जो टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन है। टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन। कॉन्वेक्स सरफेस को ही मैं बोल सकती हूँ आपका सिस एंड दिस वन इज ट्रांस। और इसके अलावा इसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। और इसको बोलेंगे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे होगा मैच्योर। दिस वन इज नोन एज मैच्योरिंग फेज। इतना पार्ट क्लियर हुआ? तो अब हम चलते हैं आगे। अभी देखो एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसी स्ट्रक्चर में सारी चीजें समझ में आएंगी हम लोगों को। सेल, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल वाला पार्ट। अब क्या होगा, इसी ट्यूब्यूल वाले पार्ट के पास में प्रेजेंट होंगे मेरे ऐसे गोल्जी बॉडी। अब इसमें हम लोगों ने ये देखा था बच्चों कि मेरा जो ये RER है, इस RER का काम क्या है? क्या काम था इसका? Protein synthesis. Protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस का। अब ये जो RER ने प्रोटीन बना लिया ना, ये क्या करेगा? इस प्रोटीन को बाहर एक्सक्रीट करेगा, मतलब अपनी सेल से बाहर निकालेगा। और बाहर निकालने के बाद इसको दे देगा किसको? हमारे गोल्जी अपरेटस को। अभी वो बाद में समझाऊंगी, अभी पहले एक बार ये कॉन्वेक्स और वाला ये देख लो। ये वाला जो मेरा फेज है सेल का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दिस वन फेज जो मेम्ब्रेन के साइड में है, इसको बोलूंगी मैं क्या? सिस फेज। और ये वाला फेज जो हमारा किधर है? सेल मेम्ब्रेन की साइड है, दिस वन इज ट्रांस फेज ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये हमारा सिस फेज हुआ और ये यहाँ पे हुआ ट्रांस फेज। चलो इतना हुआ क्लियर? Yes, फिर ma'am. नेक्स्ट लिखो। अगर मैं बात करती हूँ हमारा कि यहाँ पे काम क्या होता है, इसका काम होता है मतलब रोल की अगर हम बात करें कि आखिरकार गोल्जी बॉडी काम क्या कर रहा है? जो RER प्रोटीन बना रहा है उस प्रोटीन का करा रहा है ये मॉडिफिकेशन। इसका काम है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को मॉडिफाई करना। कैसे मॉडिफाई करेगा ये? प्रोटीन के अंदर शुगर्स ऐड कर देगा। प्रोटीन प्लस शुगर मिलके क्या बना देंगे? ग्लाइको प्रोटीन बना देंगे। तो इसका मतलब इसका काम होता है ग्लाइको प्रोटीन बनाने का। या फिर अगर मेरे को SER से लिपिड मिल रहा होगा तो लिपिड के अंदर भी ये शुगर ऐड करा देगा, शुगर ऐड करा के बना देगा मेरे पास ग्लाइकोलिपिड। तो हमको एक काम पता चला गोल्जी
बॉडी का, इसका काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को सिंथेसाइज करना। यही तो हुआ ना, बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो यही तो, फिर इन चीजों को याद रखो ना। ये हुआ हमारा, तो इसने क्या कर लिया, प्रोटीन को कन्वर्ट करा दिया ग्लाइकोप्रोटीन में और ग्लाइकोलिपिड्स में, एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, ऐसे इन्होंने ट्रांसफर करा। अब इसके बाद मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखो, इनके मैंने बोला था कि इन सबके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन और लिपिड बनाया, गोल्जी बॉडी ने उस प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे काम किसका आएगा, Lysosome. नेक्स्ट काम किसका आएगा, लाइसोसोम का। एग्जैक्टली अभी देखो लाइसोसोम यहाँ पे क्या करेगा, फिर मेरे पास आ जाएगा लाइसोसोम, दिस वन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम के पास प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स, लाइसोसोम के पास होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये डाइजेस्टिव, या फिर हम इसको बोलेंगे अभी स्टार्टिंग में प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, जो यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स आए इनका डाइजेशन कराना स्टार्ट करेगा, स्टार्ट डाइजेशन ऑफ फूड। इन फूड का डाइजेशन स्टार्ट करेगा क्योंकि अभी इसके पास एंजाइम्स है। फिर जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, तो डाइजेस्ट होने के बाद, डाइजेस्ट लाइसोसोम के अंदर ही होगा ना, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी मेरी, प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अभी ये मेरा प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया। अब इसका क्या हुआ, सेकेंडरी लाइसोसोम कब बनाइए, आफ्टर फिनिशिंग डाइजेशन, आफ्टर फिनिशिंग डाइजेशन ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम में। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करा देगा। इसको हम बोलेंगे टर्शियरी लाइसोसोम, या फिर इसी को हम आपका रेजिडुअल बॉडी भी बोल सकते हैं। बताओ ये इतना पार्ट समझ में आया कि चल क्या रहा है यहाँ पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. और हमारे जो आपका ये एक और मैंने आप लोगों को पार्ट्स लिखवाए थे ना, वैक्यूल्स और वेसाइकल्स, तो जो हमारा आर अपने अंदर से प्रोटीन को सिक्रीट करेगा, जिस फॉर्म में करेगा उसी को हम वैक्यूल बोल देंगे या वेसाइकल्स हम उसको बोल देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो कुछ गोल्जी प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड तो लाइसोसोम के पास आ गया, और कुछ पार्ट आपका क्या हो जाता है, सेल से बाहर ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रांसपोर्ट। या फिर कुछ आपका फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, कुछ आपके मिलके फूड वैक्यूल बना लेते हैं। ये वाला प्रोसेस समझ में आया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा लाइसोसोम को ही हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। Yes, ma'am. Yes. अब सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं वो देखो, एक सेकेंड रुकना। अब सुसाइडल बैग्स की जरा स्टोरी हम लोग लिख लेते हैं, इसको सुसाइडल बैग्स क्यों हम बोल रहे हैं। मैम ये बैक्टीरिया को लेके जाता है ना स्प्लीन के पास। पढ़ेंगे देखो। सबसे पहले लिखो lysosomes are called suicidal bags। सुसाइडल बैग्स, सबसे पहले सुसाइडल बैग्स इसको बोलने का रीजन ये है बिकॉज लाइसोसोम्स हैज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। अब सुसाइड करने का मतलब क्या होता है, खुद को फिनिश कर लेना।
यस मैम। सुसाइड का मतलब खुद ना। तो Yes, अगर बाई ma'am. चांस क्या हुआ, हमारे लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो ये क्या करेगी, अपने सारे सेलुलर कंटेंट का करा देगी लाइसिस, सारे सेलुलर कंटेंट का ब्रेक डाउन करा देगी। उसीलिए हम इसको सुसाइडल बेक्स भी बोलते हैं। अपने आप को फिनिश कर लेगी अगर इसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाए, ब्रोक हो जाए, मेम्ब्रेन किसी काम की ना रही। उस केस में इफ membrane get broken, इससे क्या हो जाएगा फिर, वेरियस सेलुलर constituents would undergo lysis। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है लाइसोसोम, क्या आपका प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर हो सकता है? प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ। बस उसमें प्लांट सेल में लाइसोसोम का नाम चेंज करके क्या रख देते हैं, स्फेरियोसोम, ये हो जाता है। लाइसोसोम का काउंट ज्यादा होगा कौन सी सेल्स में, जिन सेल्स का रोल होता है डाइजेशन में, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। मोर इन नंबर इन दोज सेल्स which involve in digestion। एग्जाम्पल होएगा मेरे पास मैक्रोफेज, ठीक है। और एंजाइम्स अगर हम बात करें, हमने बोला एंजाइम्स होता है तो एक बार वो भी लिख लेते हैं। एंजाइम्स इसके पास कौन कौन से होते हैं, एंजाइम्स होते हैं इसके पास सारे हाइड्रोलेजेस, जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलेसिस एंजाइम की भी कैटेगरी लिख लो, जैसे कि लाइपेज हो गया, जो फैट को डाइजेस्ट, लिपिड को, फैट को डाइजेस्ट कराएगा। कार्बो हाइड्रेटेज हो सकता है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराएगा। Protease. प्रोटीएज हो सकता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा। न्यूक्लियस हो सकता है, जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कराएगा, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, फिर इसके बाद आते हैं मेरे पास वैक्यूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लिखो, वैक्यूल्स क्या है, ऑब्वियसली वैक्यूल्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं ये भी, और इनका भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि स्टोरेज करना, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, ये सब फंक्शंस करने में इसका रोल होगा। अब आता है टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स में सबसे पहला वैक्यूल आता है मेरे पास सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल पे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाएगा, और प्लांट सेल के अंदर ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम को बना के रखता है। सेप के अंदर क्या क्या आता है, सेप वैक्यूल के अंदर आपका वाटर प्लस आयंस होते हैं। सेप वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। यहां से क्वेश्चन आता है, वैक्यूल या फिर सिर्फ सेप वैक्यूल भी लिख दिया तो उसकी मेम्ब्रेन को बोलेंगे टोनोप्लास्ट, ठीक है। सेकेंड आता है मेरे पास फूड वैक्यूल।
फूड वैक्यूल कहाँ पे पाया जाएगा? फूड वैक्यूल जनरली आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जो फूड को एनगल्फ करता है, बाहर से फूड को एनगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ विच वन प्रोसेस? फैगोसाइटोसिस। और अपने सूडोपोडियास के थ्रू, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये फूड को एनगल्फ करेगा और अपने फूड वैक्यूल के अंदर रखेगा। फूड वैक्यूल ही आपका लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके इसके फूड को डाइजेस्ट कराता है, फिर पूरे सेल इसका फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट वैक्यूल आता है मेरे पास, थर्ड वन इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का सिर्फ एक काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखना और एक्सक्रीशन में हेल्प करना। Excretion. एग्जैक्टली, osmoregulation एंड एक्सक्रीशन। फोर्थ वन टाइप आता है मेरे पास गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा किसके अंदर? मेरे बैक्टीरियाज के अंदर। बैक्टीरिया भी जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फिनिश होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद हम और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मेरा माइटोकॉन्ड्रिया बच जाता है, क्लोरोप्लास्ट बच जाता है, देन आपका बच जाता है राइबोसोम्स यहाँ पे, फिर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स एंड द न्यूक्लियस। सिर्फ एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर पे, देन हमारा चैप्टर फिनिश। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे इसका डीपीपी। मैम एक बार पिछले ठीक है बच्चों, दिखा दो। ये नोट्स मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्या बोल रहे हो बेटा?